मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसका विषय कोड BPCC 131 है, उसके दूसरे सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पहले देखा कि इस पूरे कोर्स को हमने 3 सत्र में विभाजित किया है, जिसमें पहले सत्र में हमने देखा कि मनोविज्ञान क्या है और उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है, मनोविज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखते हैं और व्यवहार को मापने के लिए हमने कौन कौन से मेथड्स का हमने प्रयोग किया। आज के सत्र का जो विषय है उसमें हम ये देखेंगे कि जो मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि संवेदन, प्रत्यक्षण और लर्निंग या अधिगम या सीखना किस तरीके से मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो आज के सत्र में हम कुछ मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में व्याख्या करेंगे, जैसे कि संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन और लर्निंग, अधिगम और सीखना। तो इस सत्र में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संवेदन या सेंसेशन क्या है और वो किस तरीके से प्रत्यक्षण से अलग है या उसको हम भिन्न तरीके से देखते हैं। तो अगर हम संवेदन की बात की जाए तो सबसे पहले एक दार्शनिक थे, स्कॉटिश दार्शनिक थे जिनका नाम थॉमस रेड था। उन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षण और संवेदन में अंतर किया और इन्होंने 1710 और 1796 के बीच में ये जानने की कोशिश की कि संवेदन और प्रत्यक्षण में क्या अंतर होता है। इन्होंने ये बताया कि जो संवेदन होता है वो मानव की इंद्रियां जो होती है उनके द्वारा की गई क्रियाएं होती हैं, जिनको कि हम चेतन में अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो संवेदन है वो जो है प्रत्यक्षण से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि परसेप्शन जो है या जो संवेदन है उसमें हमें हमारे जो बाह्य वातावरण होते हैं उनके बारे में हमें जागरूकता प्रदान होती है कि अगर मान लीजिए उस वातावरण में कोई उद्दीपक है तो उस उद्दीपक के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम संवेदन कहते हैं। प्राणी उस चीज से, उस उद्दीपक से जागरूक होता है, वो संवेदन है। जबकि प्रत्यक्षण में जो है वो संवेदन के बाद की प्रक्रिया है, इसलिए प्रत्यक्षण में संवेदन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्षण में जो है हमें उद्दीपक के बारे में जानकारी होने के साथ साथ वो उद्दीपक को अर्थपूर्ण ढंग से उसको संगठित करता है और उसकी व्याख्या करता है। तो जो थॉमस रीड थे उन्होंने सबसे पहले जो है इसमें अंतर किया कि प्रत्यक्षण और संवेदन में क्या अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें किसी भी उद्दीपक को जो कि हमारे वातावरण में उपस्थित होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है या उसके बारे में हम अवेयर होते हैं या हमें जागरूकता मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो संवेदन है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो संवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी जो मानव की जो इंद्रियां हैं वो सम्मिलित होती हैं। मानव की इंद्रियां जो है वो भौतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कुछ खास या विशेष रिसेप्टर सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा उसको अनुवादन कर देती है, यानी उसको उसमें कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद कुछ हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके कुछ कोशिकाएं जो है उसको हमारे मस्तिष्क में जाकर के संचारण कर देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी जो मानव की जो इंद्रियां हैं वो शामिल होती हैं। वो करती क्या है कि वो जो भी भौतिक ऊर्जा होती है वातावरण की, उसको जो जिसमें हम उद्दीपक को देख रहे हैं, तो भौतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो अनुवादन कर देती है। और कैसे करती है? इसके लिए वो कुछ खास रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, विशेष रिसेप्टर सेल्स जिनकी की कोशिकाएं जो होती है, कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, वो इस भौतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अनुवादन कर देती है। और उसके बाद हमारी जो तंत्रिका तंत्र है या जो हमारी तंत्रिका जो हमारी सेंसरी यानी कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंसरी नर्व्स हैं, वो इसमें उसको कुछ खास कोशिकाओं के द्वारा हमारे ब्रेन में जाकर के, उसको मस्तिष्क में जाकर के संचारित कर देती है, जिससे हमें ये किसी भी उद्दीपक के बारे में अनुभव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो संवेदन है उसकी प्रक्रिया जो है इस तरीके से चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संवेदन का जो अध्ययन है उसके लिए जरूरी है कि प्राणी यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है और जो उसका भौतिक वातावरण है, उसके बीच में, दोनों के बीच में एक प्रारंभिक संपर्क होना बहुत जरूरी है। और ये जो संपर्क होता है ये हमारे संवेदी उत्तेजनाओं और तथा
जो हमारे सेंस ऑर्गन से जो हमें इनपुट ग्रहण होता है, जो हमें चीज मिलती है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि संवेदन जो है उसमें केवल हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ और वातावरण में जो भी उद्दीपक उपस्थित होता है उसके बारे में हमें जब जागरूकता मिलती है तो वो संवेदन की प्रक्रिया है। जबकि जो प्रत्यक्षन है वो संवेदन से शुरू होता है और जब तक व्यवहार नहीं हो जाता तब तक चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षन है वो संवेदन और व्यवहार करने की क्रिया जो है इन दोनों के बीच की प्रक्रिया है। तो अगर हम संवेदन की उपयुक्त परिभाषा को हमने देखा तो हमने कुछ अंगों को यहाँ पर पाया है कि संवेदन के क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें पहला ये अंग ये है कि जो संवेदन है उसमें मानव की इंद्रियों का सम्मिलित होना जरूरी है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनका सम्मिलित होना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो वातावरण, भौतिक वातावरण में उसमें उद्दीपक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना उद्दीपक के ना तो संवेदन की प्रक्रिया हो सकती है और ना ही प्रत्यक्षन की प्रक्रिया हो सकती है। और संवेदन में जो है भौतिक वातावरण तथा प्राणी के बीच में एक प्रारंभिक संपर्क का होना जरूरी है, बिना किसी अर्थ के होते हुए, यानी दोनों के बीच में एक प्रारंभिक संपर्क या जिसे हम इनिशियल कांटेक्ट बोलते हैं, उन दोनों के बीच में होना चाहिए, जिसमें कोई मीनिंग की या अर्थ की जरूरत नहीं है। और संवेदन में जो है हम जो भी हमें सूचना मिलती है हमारे इंद्रियों के द्वारा, वो एक रॉ फॉर्म में, यानी उसको बिना किसी उस सूचना को हम बदले हुए उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंसेशन जो है वो या संवेदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी उद्दीपक के प्रति जो अवेयरनेस हो रही है इंडिविजुअल को, या जो मनुष्य को जो अवेयरनेस हो रही है, व्यक्ति को जो अवेयरनेस हो रही है, उसको हमने संवेदन कहा। अब हम आते हैं कि प्रत्यक्षन क्या है और वो किस तरीके से फिर संवेदन से अलग है। तो प्रत्यक्षन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है और हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो अगर मान लीजिए कि हमें मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का सही से अध्ययन करना है तो हमें परसेप्शन यानी प्रत्यक्षन की क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। और अभी हमने ये देखा कि जो प्रत्यक्षन की प्रक्रिया है वो संवेदन की प्रक्रिया से ही शुरू होती है और उसके बाद तब तक चलती है जब तक कि कोई व्यवहार के प्रति जो मनुष्य है वो अनुक्रिया नहीं करता। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्षन है वो संवेदन तथा व्यवहार करने की क्रिया जो मनुष्य की है उसके बीच की प्रक्रिया है। ऐसे तो मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षन को बहुत तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय परिभाषा और जो सबसे सही परिभाषा प्रत्यक्षन के संदर्भ में दी गई है वो ये है कि जो प्रत्यक्षन है वो एक सक्रिय, चयनात्मक तथा संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों या आप कह सकते हैं आंतरिक वातावरण तथा बाह्य वातावरण के बारे में तात्कालिक अनुभव होता है। तो अगर मैं इसको फिर से इस परिभाषा को हम देखें तो प्रत्यक्षन क्या है, एक सक्रिय एक्टिव, चयनात्मक सिलेक्टिव तथा संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों या वातावरण तथा बाह्य वातावरण के बारे में तात्कालिक अनुभव होता है। तो अगर हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि प्रत्यक्षन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता ये है कि परसेप्शन के लिए, प्रत्यक्षन के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। जैसे अभी पहले भी बताया कि संवेदन और प्रत्यक्षन में दोनों में उद्दीपक जब तक भौतिक वातावरण में उपस्थित नहीं होगा तब तक दोनों ही प्रक्रियाएं नहीं होंगी। तो प्रत्यक्षन के लिए स्टिमुलस, जिसको कि हम उद्दीपक कहते हैं, उसका होना अनिवार्य है। और ये जो उद्दीपक है ये कुछ भी हो सकता है, वस्तु कोई हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी तरीके का उद्दीपक हो सकता है। दूसरा ये है कि प्रत्यक्षन में हमें उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम जैसे ही कोई उद्दीपक को देखते हैं वातावरण में तो हमें उसका तुरंत ज्ञान होता है, तुरंत उसका अनुभव होता है, ना कि कुछ देर बाद होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं या आप जो अपने घर में पढ़ रहे हैं, कमरे में पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय कोई मान लीजिए आपके कमरे में किसी ने दाखिल हुए तो उसके आने की जो सूचना आपको तुरंत आपको अनुभव होगा, ये नहीं कि उसके जाने के बाद। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो प्रत्यक्षन है उसमें हमें उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। परसेप्शन जो है एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, इसमें जो हमारा मस्तिष्क है वो सक्रिय रूप से जो है प्रतिभागी होता है
और भौतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो अनुवादन करता है कुछ विशेष रिसेप्टर्स कोशिकाओं के द्वारा, जैसा कि अभी हमने देखा। इसलिए हमने कहा है कि प्रत्यक्षण जो है वो एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो पूरी तरीके से एक सक्रिय रोल को प्ले करता है। परसेप्शन जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्यक्षण में हम सूचना के कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है स्टिमुलस की, या कोई भी उद्दीपक के बारे में जो सूचना होती है, उसके बारे में तो जानकारी होती है, और साथ ही साथ उस सूचना को व्यक्ति जो है बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से उसको संगठित करता है। तो इसलिए प्रत्यक्षण जो है एक तरीके से संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। परसेप्शन में जो है सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता परसेप्शन या प्रत्यक्षण की है कि इसमें उद्दीपक को का जो है संगठन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, और उद्दीपक को संगठित करके उसको एक आकार का या उसको एक आकृति का फॉर्म दिया जाता है। परसेप्शन जो है एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क की जो कैपेसिटी है वो सीमित है। हम एक बार में बहुत ज्यादा कोई भी सूचनाओं को अपने ध्यान में केंद्रित नहीं कर सकते हैं। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या चेतन या अचेतन रूप से कुछ सूचनाओं को तो अपने ध्यान में ले आते हैं, लेकिन कुछ सूचनाओं को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क की जो कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड है, वो सीमित है। तो इसलिए जो हमारे मस्तिष्क में ध्यान में आ जाती है सूचनाएं, उनको हम जो है अटेंडेंट स्टिमुलस या जो है वो ध्यान उद्दीपक कहते हैं। तो इसलिए हमने ये कहा है कि जो प्रत्यक्षण है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ उद्दीपकों को वातावरण से क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, जो हमारे लिए एक चयनित उद्दीपक के रूप में कार्य करती है। तो हमने ये देखा कि जो प्रत्यक्षण है वो एक संवेदन से शुरू होता है, और तब तक वो चलता है जब तक कि कोई क्रिया नहीं हो जाती। और इसलिए हमने कहा कि जो प्रत्यक्षण है वो संवेदन और व्यवहार करने की क्रिया के बीच की जो है वो प्रक्रिया है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अगर हमें मानव के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को समझना है तो हमें प्रत्यक्षण को ठीक ढंग से समझना होगा। अब ये है प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है, प्रत्यक्षण का जो प्रोसेस है परसेप्शन का, वो किस तरीके से होता है। तो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में हमें देखने को मिलती है। इसमें से पहला चरण है सिलेक्शन यानी चयन करना, दूसरा है संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना। तो अगर हम पहले चरण को देखें जिसमें चयन करना है, तो जैसे अभी भी बताया कि जो पहली प्रत्यक्षण की जो पहला चरण है वो है आपका चयन करना, क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारे मस्तिष्क की जो है वो बहुत ही सीमित क्षमता होती है कि वो एक समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस को या सूचनाओं को में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। हम जो है कॉन्शियसली यानी चेतन और अवचेतन रूप से कुछ सूचनाओं को तो ग्रहण कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क में ले आते हैं, लेकिन कुछ सूचनाओं को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। और जो सूचनाएं जो है हमारे हम जिनको चयन कर लेते हैं वो हमारे लिए ध्यान की सूचनाएं हो जाती हैं। तो इसीलिए सिलेक्शन यानी चयन करना जो है सबसे पहला और मुख्य चरण है किसी भी प्रत्यक्षण का, क्योंकि हम एक समय में बहुत सारे उद्दीपकों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो क्या है, सीमित है। उसके बाद जैसे ही चयन की प्रक्रिया हो जाती है, जैसे ही हम उद्दीपकों का चयन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो दूसरी स्टेज है या दूसरा जो चरण है प्रत्यक्षण का, वो है संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है व्यक्ति क्या करता है कि उद्दीपक को मानसिक रूप से अर्थपूर्ण ढंग से उद्दीपकों को अरेंज करता है यानी उसको क्रम में लगाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो अचेतन रूप से प्राणी जो है वो करता है। तो यानी उद्दीपकों को क्रम में लगाना यानी उनके विशेष गुण और उनकी विशेषता के आधार पर जब उनको वो क्रम में लगाता है मानसिक रूप से, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगठन की प्रक्रिया कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट यानी जो तीसरी जो सबसे आखिरी जो चरण है प्रत्यक्षण का, वो है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना। अब जैसे ही प्रत्यक्षण में उसमें व्यक्ति जो है उद्दीपक को ऑर्गेनाइज कर लेता है यानी उसको संगठित कर लेता है, तो उसके बाद संगठित करने के बाद वो उसको एक अर्थ प्रदान करता है कि उसको जो है वो उद्दीपक क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसमें जो है
आम को देखा तो वो केवल आम को नहीं देखता है, आम के साथ साथ वो ये भी देखता है कि ये पीला रंग का है, ये बहुत रसीला है, यानी वो आम को यानी एक अर्थपूर्ण ढंग से उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। और ये अर्थपूर्ण ढंग से जो व्याख्या करना होता है ये कुछ कारकों पर आधारित है। अब ये कारक क्या है कि व्यक्ति का कुछ अनुभव हो सकता है, व्यक्ति की कुछ प्रत्याशाएं हो सकती हैं, कुछ उसकी जरूरतें हो सकती हैं, कुछ उसका विश्वास हो सकता है और कुछ दूसरे कारक हो सकते हैं जिससे वो अपने जो भी उद्दीपक को जो व्याख्या करता है वो इन कारकों पर आधारित होकर के करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ देने की जो प्रक्रिया है यानी इंटरप्रेट करने की जो प्रक्रिया है उद्दीपक को, वो जो है वो सब्जेक्टिव होती है, आत्मगत होती है, यानी वो व्यक्ति से व्यक्ति क्या करती है, डिफर करती है, यानी इंडिविजुअल क्या करती है, वो डिफर करती है। इस क्योंकि हर इंसान या हर व्यक्ति जो है हर एक स्टिमुलस के लिए, हर एक उद्दीपक के लिए एक तरीके से व्याख्या नहीं करता है। किस एक व्यक्ति दूसरी तरीके से कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति उसको दूसरी तरीके से कर सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो संगठन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से एक सब्जेक्टिव प्रक्रिया है, आत्मगत प्रक्रिया है, जिसमें कि हमें मनुष्य से मनुष्य में भिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रत्यक्षण है उसकी प्रक्रिया 3 चरणों में चलती है, जिसमें पहला चरण हो गया हमारा सिलेक्शन यानी चयन करना उद्दीपक को, दूसरा हो गया हमारा उद्दीपक को संगठित करना और तीसरा उद्दीपक को अर्थपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या करना। अब हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्षण की कौन कौन से ऐसे सैद्धांतिक उपागम है जो कि परसेप्शन की या प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो इसमें जो है 2 तरह की सैद्धांतिक प्रक्रियाओं को या उपागम को जो है सबसे ज्यादा सम्मिलित किया गया है, जिसमें से एक है हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसको कि हिंदी में हम ऊपरी निचली संसाधित उपागम बोलते हैं, और एक है हमारा बॉटम अप अप्रोच, जिसको कि हम आधारित ऊपरी संसाधित उपागम बोलते हैं। यानी एक है हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच, ऊपरी निचली संसाधित उपागम, और दूसरा हो गया हमारा बॉटम अप अप्रोच यानी आधारित ऊपरी संसाधित उपागम। अब सबसे पहले हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसको कि हम ऊपरी निचली संसाधित उपागम बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो उपागम है ये प्रत्यक्षण को अपरोक्ष रूप से अपरोक्ष प्रक्रिया है, प्रत्यक्षण की एक अपरोक्ष प्रक्रिया है यानी इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इसमें जो है जो प्रत्यक्षण होता है उसको हम अनुभव व्युत्पन्न प्रक्रिया भी बोलते हैं यानी एक्सपीरियंस ड्रिवन प्रोसेस। इस उपागम के अनुसार जो प्रत्यक्षण है वो एक अनुभव व्युत्पन्न प्रक्रिया है, यानी इसमें जो उद्दीपक होता है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जो सूचना होती है वो नहीं प्राप्त होती है। इसलिए जब व्यक्ति ऐसे उपागम से उद्दीपक की व्याख्या करता है तो वो अपने अनुभवों का सहारा लेता है, बिना अनुभव के अपने सहारा लिए हुए वो उद्दीपक की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि इस उपागम में हमें जो उद्दीपक है उसके बारे में जो सूचना प्राप्त होती है वो बहुत ही सीमित होती है या हमें बहुत ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती है उद्दीपक के बारे में। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो ऊपरी निचली संसाधित उपागम है ये उपागम जो है प्रत्यक्षण को कि एक इनडायरेक्ट तरीके से उसको देखता है, यानी अपरोक्ष रूप से जो है ये प्रोसेस है, और इसमें परसेप्शन को जो है वो अनुभव व्युत्पन्न प्रक्रिया कहा गया है। क्योंकि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है हमें उद्दीपक के बारे में बहुत ज्यादा कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है और व्यक्ति जो भी इसकी व्याख्या करता है उद्दीपक का वो अपने अनुभव के आधार पर करता है। और इस उपागम के सबसे बड़े जो इसको जो फॉलो करते थे, जो इसको मानते थे, उनका नाम रिचर्ड ग्रेगरी है, जिन्होंने 1970 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू दिया इस उपागम के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा उपागम है हमारा वो है बॉटम अप प्रोसेसिंग, जिसको कि हम आधारित ऊपरी प्रक्रिया भी बोलते हैं। और ये प्रक्रिया जो है प्रत्यक्षण की डायरेक्ट यानी परोक्ष प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्षण को हमने जो है डेटा ड्रिवन प्रोसेस यानी आंकड़े व्युत्पन्न प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि इसमें जो उद्दीपक होता है उसके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति जो है इसी जानकारी के आधार पर उद्दीपक की अर्थपूर्ण ढंग से क्या करता है, व्याख्या करता है, और उसको अपने अनुभव पर आधारित होने की जरूरत इस उपागम में नहीं होती है। तो हम ये देख, और इस उपागम के जो सबसे बड़े
जो इसको मानते हैं वो थे जेम्स जे गिब्सन, जिन्होंने 1996 में इस उपागम के लिए अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू दिया कि ये उपागम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थपूर्ण ढंग से जो है उद्दीपक की व्याख्या करते हैं। तो अतः हमने ये देखा कि जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है, यानी जो ऊपरी निचली आधारित प्रक्रिया है, उसमें जो है हम किसी भी उद्दीपक की व्याख्या करने के लिए अपनी पूर्व अनुभूतियों का सहारा लेते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेते हैं, जबकि हमारे जो आधारित ऊपरी प्रक्रिया है यानी बॉटम अप प्रोसेसिंग है, उसमें हम उद्दीपक के छोटे छोटे कणों को जो है वो एनालाइज करते हैं और उसको एज अ होल पिक्चर यानी कंप्लीट पिक्चर जो है हम उद्दीपक की बनाते हैं। तो इस तरीके से ये दो उपागम थे जो कि परसेप्शन की यानी प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को समझाने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षण में भी हमने देखा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम संगठित कहते हैं, और इसी संगठित प्रक्रिया होने की वजह से यानी संगठन का ये गुण होने की वजह से मनुष्य जो है या व्यक्ति जो है वो एक उद्दीपक को अर्थपूर्ण ढंग से उसकी व्याख्या करता है। तो ये जो संगठन का जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संगठन के नियम को देखते हुए प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट आए थे, जिसमें से एक का नाम था मैक्स वर्डाइमर और उनके ही कुछ सहयोगी थे कोहलर और कोफका, जिन्होंने परसेप्शन को एक नए तरीके से समझा, प्रत्यक्षण को नए तरीके से समझा और उसके कुछ नए नियम दिए जो कि गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के नाम से बहुत ही फेमस हुए। यानी गेस्टाल्ट ने कुछ नियम बनाए, जिसमें से मैक्स वर्डाइमर और उनके सहयोगी कोहलर और कोफका थे, जिन्होंने प्रत्यक्षण के इसी गुण को, संगठन के गुण को ध्यान में रखते हुए में उद्दीपकों की व्याख्या करने के लिए एक नए नियमों का प्रतिपादन किया जो कि गेस्टाल्ट के नियम से फेमस हुए। अब जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है यानी जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, उसमें उसको हम फॉर्म साइकोलॉजी यानी आकार मनोविज्ञान भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगठन के आधार पर उद्दीपक को किस तरीके से आकार दिया जाता है उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। तो जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार कि जो प्रत्यक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें केवल हम उद्दीपकों को एक सिरे से नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर हम उद्दीपक को संगठित करते हुए उसको एक खास आकार में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो जो बेसिक प्रेमाइस है यानी जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिस चीज पर आधारित थी, उन्होंने ये कहा कि जो उद्दीपक का जब हम प्रत्यक्षण करते हैं, जो व्यक्ति किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करता है तो वो उसको छोटे छोटे उसके हिस्से में नहीं करता। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको किसी मानव के चेहरे को दिखाया जाए तो व्यक्ति मानव के चेहरे में आंख, कान, नाक, मुंह इसको अलग अलग प्रत्यक्ष नहीं करता है, मानव के पूरे चेहरे को एज अ होल यानी संपूर्ण रूप में क्या करता है, अध्ययन करता है। और इसीलिए और इस संपूर्ण की विशेषता जो है वो उसके अंगों या हिस्सों की विशेषता से बिल्कुल भिन्न होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने ये एक प्रीमाइस दिया कि जो द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी जो संपूर्ण होता है वो अपने उसी के हिस्सों या अंगों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो उन्होंने ये कहा कि इससे हमें ये पता चला कि जब हम किसी भी उद्दीपक का संगठन करते हैं तो वो एक तरीके से उसको एक अर्थपूर्ण ढंग से क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है जो कि उसके अंगों से भिन्न होता है। और इसी संगठन के नियम के द्वारा ही हम कितनी भी जटिल उद्दीपक हो उसको एक सामान्य और साधारण उद्दीपक में क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं और उसका हम प्रत्यक्षण करते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने नियम दिए जो कि प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम के नाम से फेमस हुए, जिनको कि हम लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम जो है कोई भी जो स्टिमुलस होता है उसके स्मॉलर छोटे छोटे भागों को एक संपूर्ण में हम उसको है परसीव करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, और जिसका कि एक निश्चित क्या होता है, पैटर्न होता है, एक फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल थे ये लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बहुत ही फेमस हुए। अब हम देख लेते हैं कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रदक्षिणात्मक संगठन के नियम दिए हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, यानी आकृति और पृष्ठभूमि के संबंध के विषय में जो नियम है उसको उन्होंने पहला कहा, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभी जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति जब किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करता है
तो वो उसके अंगों का प्रोटेक्शन नहीं करता बल्कि उसको संपूर्ण की तरह प्रोटेक्शन करता है। और जब व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रोटेक्शन करता है तो उसमें से कुछ भाग उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और कुछ भाग जो है उसको बिल्कुल अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो भाग उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको जो है वो आकृति बोलते हैं यानी फिगर बोलते हैं, और जो भाग उसको अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको पृष्ठभूमि बोला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने जो है किसी पेज के ऊपर कुछ शब्दों को लिखा, तो शब्द जो है वो उभरे हुए हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो वो आकृति है। और जबकि जो पेज है वो क्या है, आपकी पृष्ठभूमि है। तो इस तरीके से जो आकृति होती है उसका एक निश्चित आकार होता है और उसको हम बहुत समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि शब्द है उनका एक निश्चित आकार है, जबकि जो पृष्ठभूमि होती है वो आकारहीन होती है, और अगर कोई आकार होता भी है तो उसको हम आकार के रूप में नहीं ले सकते हैं और वो बहुत ही अस्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, जिसको कि हम याद नहीं रख सकते। तो और आकृति जो है वो हमेशा पृष्ठभूमि के ऊपर होती है, यानी पृष्ठभूमि जो है वो आकृति के पीछे होती है, और आकृति जो है उभरे हुए शब्दों में उभरती हुई हमें दिखाई देती है, जबकि पृष्ठभूमि जो है हमें उभरती हुई नहीं दिखाई देती है। तो जो गेस्टाल्ट का जो पहला नियम था, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, जिसमें इन्होंने बताया कि दो तरीके के दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, एक है आकृति और दूसरा पृष्ठभूमि, और दोनों के बगैर किसी का महत्व नहीं बताना है। उसके बाद दूसरा है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसको कि हम समीपता का भी नियम बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार या इस प्रदक्षिणात्मक संगठन के नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में एक दूसरे के करीब होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, सटे हुए होते हैं, तो उनको व्यक्ति एक साथ संगठित करते हुए उसको एक आकृति का रूप देता है। तो यानी जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान पे बिल्कुल निकट दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लोज दिखाई देंगे, उसको व्यक्ति एक तरीके से संगठित करेगा और उसको एक आकृति में उसको बताएगा। उसके बाद है लॉ ऑफ गुड फिगर, जिसको कि लॉ ऑफ सिमेट्री या समीयता का नियम भी समिति का नियम भी बोला जाता है। और इसको हम अच्छी आकृति जो है इसको कहा गया है। इसको इसलिए अच्छी आकृति कहते हैं क्योंकि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो उद्दीपक जितना ही सुडौल होता है, यानी जितना ही समिति उसमें ज्यादा होती है, उसको जो है वो व्यक्ति एक अलग तरीके से संगठित करते हुए उसको एक आकृति के फॉर्म में देता है। तो इस कहने का मतलब है कि जो उद्दीपक सुडौल है उसको हम एक साथ संगठित करके उसको हम एक आकृति उसकी हम बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो फॉर्म साइकोलॉजी है, यानी आकार का नियम है। उसके बाद जो तीसरा जो हमारा प्रदक्षिणात्मक संगठन का नियम है वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, यानी निरंतरता का नियम। और ये नियम ये बताता है कि जो उद्दीपक में जो उद्दीपक है और दूसरा उद्दीपक है, जिनमें एक ही दिशा में चलने की निरंतरता होती है, ऐसे उद्दीपक आपस में क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ कॉमन फेट। तो उन्होंने कहा कि जो उद्दीपक, इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक जो है जिनमें गति एक साथ होती है, ठीक है, उनको हम एक तरीके से संगठित करते हैं और उनका जो है वो आकृति का निर्माण करते हैं। यानी जो स्टिमुलस जो है, दो उद्दीपक जो है अगर मान लीजिए सिमिलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही गति में चल रहे हैं, तो उनको हम एक ही समूह में क्या कर लेते हैं, उनको रख लेते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ क्लोजर। तो लॉ ऑफ क्लोजर जो होता है वो रिक्तता का नियम है। उन्होंने ये बताया कि हम जब भी कोई, मान लीजिए कोई हमारे सामने अधूरी पिक्चर होती है, तो उसको हम, उसके जो रिक्त स्थान होते हैं उसको हम अपनी तरफ से भरते हुए उस पिक्चर को पूरे संपूर्ण की तरह क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये जो नियम ये बताता है कि अगर कोई आपके आकृति में कोई भी रिक्त स्थान है, तो व्यक्ति उन रिक्त स्थानों को अलग से नहीं देखता, उस रिक्त स्थान को अपनी तरफ से भरते हुए उस आकृति को पूरी एक संपूर्ण की तरह उसके क्या कर लेता है, प्रदक्षिण करता है। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर। उसके बाद है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये जो नियम है यही बताता है कि जो स्टिमुलस जो है या जो उद्दीपक जो है एक दूसरे से समान होते हैं देखने में, उनको जो है व्यक्ति एक अलग तरीके से संगठित करके उनकी आकृति उनको एक ही ग्रुप में वो क्या कर लेता है, रख लेता है। वो है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका मनोविज्ञान में और परसेप्शन में यानी प्रोटेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने
प्रोटेक्शन की महत्वपूर्ण विशेषता जो कि संगठन करने की विशेषता थी, उसको रखते हुए उन्होंने अपने नियमों को प्रतिपादित किया, जो कि बहुत ही लोकप्रिय नियम है। और उन्होंने कुछ प्रदर्शनात्मक संगठन के नियम दिए, जो कि व्यक्ति जो है किसी भी उद्दीपक की अर्थपूर्ण व्याख्या करने के लिए इन नियमों का क्या करता है, सहारा लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखेंगे कि गहराई का परसेप्शन किस तरीके से होता है, गहराई का प्रोटेक्शन जो है वो किस तरीके से व्यक्ति करता है। तो हमें ये पता है कि जब भी हम कोई वातावरण में उद्दीपक देखते हैं तो उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई। लेकिन जब भी हम वातावरण में कोई उद्दीपक देखते हैं तो उस उद्दीपक की जो हमारी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, जो हमारे दृष्टि पटल पे बनती है, वो केवल 2 ही डायमेंशंस की बनती है, लंबाई और चौड़ाई। जो तीसरी विमा या डायमेंशन होती है वो हमें उस हमारे दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर नहीं बनती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने यही देखा कि जब हमारे दृष्टि पटल पर केवल 2 ही विमाएं बनती हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो हमें मोटाई, दूरी और सघनता का जो डायमेंशन है वो हम किस तरीके से उसका प्रोटेक्शन करते हैं। तो इस तरीके के डायमेंशन को यानी गहराई के प्रोटेक्शन और मोटाई, गहराई और दूरी और सघनता का प्रोटेक्शन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये बताया कि वातावरण में कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे हमारे संकेत होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है तीसरी डायमेंशन यानी मोटाई, दूरी, गहराई और सघनता का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। और ऐसे संकेतों को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा। एक को उन्होंने कहा एक नेत्री संकेत यानी मोनोक्यूलर क्यूज और दूसरे को उन्होंने कहा द्विनेत्री संकेत यानी बायनोक्यूलर क्यूज। अब हम आते हैं कि एक नेत्री संकेत क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और द्विनेत्री संकेतों के द्वारा हमें किस तरीके से गहराई और मोटाई और दूरी तथा सघनता का हमें प्रोटेक्शन होता है। तो एक नेत्री संकेत का मतलब है कि जहां से हमें केवल एक नेत्र की सहायता से ही हमें जब दूरी का प्रोटेक्शन हो जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एक नेत्री संकेत। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना में एक आंख चली गई है तो भी एक आंख से भी वो दूरी, सघनता, मोटाई का क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है। अब ऐसे कौन कौन से जो है एक नेत्री संकेत हैं जो कि दूरी का प्रोटेक्शन करने में मदद करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज जो है हमारी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उससे संबंधित है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु जो है हमारे रेटिना से पास होती है, बिल्कुल करीब में होती है, तो उसका जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो बड़ी बनती है। और जब कोई वस्तु व्यक्ति से दूर होता है तो रेटिना पर जो उसकी प्रतिबिंब यानी दृष्टि पटल पर जो उसका प्रतिबिंब बन रहा होता है वो छोटा होता है। तो इसी दृष्टि पटल पे जो प्रतिबिंब बन रहा होता है इसी के आधार पर उसको जो है वो दूरी और उसको मोटाई और सघनता का प्रोटेक्शन होता है व्यक्ति को। जैसे कि अगर मान लीजिए हवाई जहाज है, अगर जब वो पास आ रहा होता है तो हमारे दृष्टि पटल पर रेटिना पर उसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा आकार का बनता है, जबकि जब वो दूर होता है तो हमारे दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर उसका आकार जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। दूसरा है टेक्सचर ग्रेडियंट, जिसे गठन प्रवणता भी बोलते हैं, और इसको सबसे पहले गिब्सन ने जो है इसके ऊपर प्रयोग किए थे। और गठन प्रवणता ये बताता है कि जब हमारे वस्तु के गठन में छोटे छोटे एलिमेंट्स यानी छोटे छोटे अंश होते हैं और वो अंश एक दूसरे से बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उन वस्तु का जो प्रोटेक्शन होता है उसमें हमें दूरी पता चलती है। यानी जब आपके किसी भी वस्तु के जो एलिमेंट्स हैं यानी जो अंग हैं वो छोटे छोटे हैं और कण जो है उसके छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे होने के साथ साथ ही वो बहुत ही डेंस है, एक दूसरे से बहुत ही करीब में है, सघन रूप से है, तो ऐसी स्थिति में जो हमें दूरी का प्रोटेक्शन व्यक्ति को होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु के गठन में जो अंश है वो सिमिलर है लेकिन वो बहुत फैले हुए हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जो है वो गहराई का या दूरी का जो है प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ये थी टेक्सचर ग्रेडियंट, जैसे कि गठन प्रवणता, जिसे गिब्सन ने जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रयोग किए थे। उसके बाद है एरियल पर्सपेक्टिव। तो एरियल पर्सपेक्टिव को वायुवाही पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है और इसका जो संबंध है वो रोशनी से है।
कि जब हम वायु में, एयर में आगे बढ़ते जाते हैं तो वायु के जितने भी धूलकण होते हैं या उनमें जो भी नमी होती है वो क्या हो जाती है, उसमें रोशनी में जुड़ती चली जाती है। तो रोशनी जो है हमें क्या हो जाती है, धुंधली दिखाई देती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप दूर से पहाड़ों को देखें या घरों को देखें या पेड़ पौधों को देखें दूर से, तो उस वो हमें क्या होंगी, धुंधली या हमें बैगनी रूप में दिखाई देंगी। तो इसको ही उन्होंने एरियल पर्सपेक्टिव बोला। और लेकिन जब हमसे वस्तु पास होती है तो उसमें जो है रोशनी में जो है वायु की धूलकण और नमी जो है उसमें कमी होती है, जिससे कि हमें जो है वस्तु जो है वो निकट के रूप में दिखाई देती है। तो इसी को उन्होंने जो है वो एरियल पर्सपेक्टिव यानी वावई दृष्टिकोण बोला। उसके बाद है हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव। तो लीनियर पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये कहा, जैसे कि हम रेखीय अवधारणा भी बोलते हैं, कि जब व्यक्ति के दो समानांतर रेखाएं जब दूर तक चली जाती हैं, यानी बहुत दूर तक चली जाती है, तो वो दूर में जाकर के एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, सट जाती हैं। तो इसको उन्होंने कहा लीनियर पर्सपेक्टिव। और इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है वो रेलगाड़ी की पटरियां हैं, कि जब आप रेलगाड़ी दो समानांतर पटरियां जो है आगे चलती जाती हैं, तो हम देखते हैं कि आगे जाकर के एक दूसरे से क्या हो जा रही है, सट जा रही है। तो इसको उन्होंने कहा लीनियर पर्सपेक्टिव। उसके बाद है आपका इंटरपोजिशन, जिसे हस्तक्षेप भी बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए दो वस्तुएं जो है एक लाइन में खड़ी हैं, मतलब एक लाइन से हमने उसको खड़ा किया है, और अगर पहली वाली वस्तु जो है दूसरी वाली वस्तु को ढक दे रही है, उसको हस्तक्षेप कर दे रही है, तो जो पीछे वाली वस्तु होती है वो हमें दूर दिखाई देती है और आगे वाली वस्तु जो है हमें निकट दिखाई देती है। और दोनों ही वस्तुएं क्या होनी चाहिए, अपारदर्शी, यानी हमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको उन्होंने कहा इंटरपोजिशन। उसके बाद है मोशन पैरालेक्स, जो कि मूवमेंट यानी गति से संबंधित है, कि जब दो वस्तुओं में गति होती है तो भी हमें दूरी का प्रोटेक्शन होता है, जिसको कि उन्होंने मोशन पैरालेक्स बोला। तो ये कुछ ऐसे हमारे मोनोक्यूलर क्यूज थे, यानी एक नेत्री क्यूज थे, जिससे कि हमें दूरी का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। दूरी हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, सघनता हो, इन सबका हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। अब हम आ जाते हैं बाइनोकुलर क्यूज, यानी एक नेत्री कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे कि हमें जो है दूरी का प्रोटेक्शन होता है। यानी जब हम किसी वस्तु का प्रोटेक्शन करने के लिए दोनों नेत्रों का सहारा लेते हैं तो उसको हम बाइनोकुलर क्यूज बोलते हैं। इनको दैहिक संकेत भी बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल क्यूज भी हम बोलते हैं। और हमें जो है वो दो तरीके के द्विनेत्री संकेत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है रेटिनल डिस्पैरिटी और दूसरा है कन्वर्जेंस। तो रेटिनल डिस्पैरिटी यानी जिसमें जो कि दृष्टि पटल पे जो विभिन्नता आती है उससे संबंधित है। तो अगर जब मान लीजिए कि हमारे कोई भी उद्दीपक है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे दृष्टि पटल पे जो है वो विभिन्न तरीके से बनता है। और जब कोई वस्तु जो है हमारे दृष्टि पटल से नजदीक होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है विभिन्न तरीके से बनता है। तो जब वस्तुओं की जो प्रतिबिंब जो विभिन्न तरीके से बनते हैं उनको हमने क्या कहा, उनको हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। तो जब क्लोज होती है कोई वस्तु, बहुत निकट होती है, तो हमें दृष्टि पटल में विभिन्नता ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब कोई वस्तु दूर होता है तो हमें हमारे जो दृष्टि पटल पर जो विभिन्नता होती है वो हमें कम दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा जो हमारा द्विनेत्री संकेत है वो है हमारा कन्वर्जेंस। इसको बोला जाता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो हमारे आई बॉल से संबंधित है, जो हमारे नेत्र के गोलक है ना, उनसे संबंधित होता है। कि जब हम कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हमारे जो नेत्र गोलक होते हैं वो अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसको की कन्वर्जेंस कहा गया। और जब कोई भी वस्तु हमारे नेत्र गोलक से दूर होती है तो हमारे जो नेत्र गोलक होते हैं वो फैल जाते हैं, बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसको कि उन्होंने डाइवर्जेंस कहा। और इसी सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया से हमें जो है वो गहराई का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो ये कुछ द्विनेत्री संकेत थे जिनकी वजह से हमें जो है वस्तु की जो तीसरी डायमेंशन, जिसको कि गहराई या दूरी या सघनता या ऊंचाई, वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने प्रोटेक्शन में देखा कि प्रोटेक्शन जो है एक बहुत ही मुख्य मानसिक प्रक्रिया है, जिसका आधार संवेदना है और संवेदन है। और संवेदन और व्यवहार करने की क्रिया के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसको हमने प्रोटेक्शन कहा। और इसमें केवल व्यक्ति जो है वो उद्दीपक के बारे में जानकारी ही नहीं लेता है, बल्कि उसको संगठित करके उसको अर्थपूर्ण ढंग से उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। और कुछ हमारे जो है कुछ नियम बताए गए कि व्यक्ति इनको किस तरीके से संगठित करता है।
कौन से ऐसे उपागम थे जो कि प्रोटेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। और जब हमारे पास हमारे रेटिना पर केवल 2 ही डायमेंशन बनती है, तो तीसरी डायमेंशन का यानी मोटाई, दूरी और गहराई का हमें जो प्रोटेक्शन वो किस तरीके से होता है। तो ये था संवेदन और प्रोटेक्शन। अब हम तीसरी मानसिक प्रक्रिया जो कि लर्निंग, उसकी व्याख्या करते हैं। तो लर्निंग जो है एक बहुत ही मुख्य और व्यापक शब्द है, सीखना जिसको हम कहते हैं। और सीखना जो है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से उसकी परिभाषा करने की कोशिश की है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम सीखना कहते हैं, लेकिन व्यवहार में हर तरह के परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते। जैसे अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन थकान की वजह से आ रहा है, कोई परिवर्तन बीमारी की वजह से आ रहा है, कोई परिवर्तन जो है वो मैच्योरिटी की वजह से आ रहा है, तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। तो सीखना क्या है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन तो है, लेकिन जो परिवर्तन अनुभव और अभ्यास से आता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। और यही परिवर्तन जो है मनुष्य को ये बताता है कि वो वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजन करेगा। तो अगर हम इस उपयुक्त परिभाषा को देखें तो सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन तभी उस परिवर्तन कहेंगे व्यवहार में जो कि हमारे सीखने और हमारे एक्सपीरियंस यानी अनुभूति से प्राप्त होता है, और जो कि कुछ हद तक स्टेबल या स्थायी होता है। तो अगर इस परिभाषा को हमने देखा तो हमें सीखने की कुछ महत्वपूर्ण जो है विशेषता दिखी कि पहला है लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, यानी किसी भी व्यवहार में परिवर्तन आना सीखना है। और परिवर्तन हमारे अभ्यास और हमारी अनुभूति पर आधारित है, और परिवर्तन जो भी आता है व्यवहार में वो रिलेटिवली परमानेंट यानी स्थायी रूप से हमें देखने को मिलता है। स्थायी परिवर्तन क्या होता है? ये ऐसा परिवर्तन है जो कि एक निश्चित काल में स्थायी होता है, और इस निश्चित काल की कोई समय अवधि नहीं होती है। ये समय अवधि जो है 1 महीने की भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है, तो उसको हमने क्या कहा? स्थायी परिवर्तन कहा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कितने तरह की सीखना होता है। तो पहला है मोटर लर्निंग, जिसको कि हम गति सीखना बोलते हैं। दूसरा है हमारा शाब्दिक लर्निंग सीखना, जैसे कि हम वर्बल लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद है संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग, और लास्ट है हमारा विभेदन सीखना यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो जो मोटर लर्निंग है जिसको कि हम गति सीखना बोलते हैं, ये जो सीखना है ये हमारे जो भी गति कौशल होते हैं जो कि हमें रोज के काम करने में जरूरी होते हैं, ऐसे सीखने को बोलते हैं। जैसे कि चलना, फिरना, लिखना, खेलना, ये सारे हमारे गति सीखने के उदाहरण हैं। वर्बल लर्निंग यानी शाब्दिक लर्निंग, जब हम ऐसे कौशलों को एक्वायर कर लेते हैं जो कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से हमें संचार करना है, कैसे हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे हमें जो है वाणी का प्रयोग करना है, तो ऐसे सीखने को हम जो है वो शाब्दिक सीखना बोलते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग जिसे कि संप्रत्यय सीखना बोलते हैं, ये एक तरह की लर्निंग है जिसमें हम जो उद्दीपक है उनको उनकी विभिन्न विशेषताओं और गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हमारी वो एबिलिटी है जिसमें कि हम उद्दीपकों के बीच में या उनके रिस्पॉन्स के बीच में विभेदन करना सीख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो ये कुछ इस तरह की लर्निंग थी, टाइप्स ऑफ लर्निंग है जो कि हम व्यवहार में मनुष्य की देखी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम सीखने के विभिन्न सिद्धांतों पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज 2 सिद्धांत को देखते हैं। एक है पेवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, और दूसरा है स्किनर का इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिद्धांत। तो पेवलॉव जो थे उन्होंने आईवी पेवलॉव जो है उनका नाम था, ये एक रूसी शरीर विज्ञानी थे, और इन्होंने अपना करियर जो है वो हृदय के कामों से, क्रियाओं से शुरू किया था, लेकिन बाद में इन्होंने डाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम किया, पाचन क्रिया पर बहुत काम किया, और इसीलिए 1904 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया। तो जो पेवलॉव का जो मनोविज्ञान था वो लारीय कंडीशनिंग यानी लारीय अनुबंधन के सिद्धांत से प्रेरित था, और इसलिए इनके सिद्धांत को जो है वो हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। अनुबंधन से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी स्टिमुलस यानी उद्दीपक और रिस्पॉन्स के बीच में जब कोई साहचर्य जो है वो डेवलप हो जाता है यानी एसोसिएशन डेवलप हो जाता है, तो उसको हमने जो है वो अनुबंधन का सिद्धांत कहा। और इसीलिए पेवलॉव ने जो है की जो थियरी है, जो उनका सिद्धांत है, वो इसी अनुबंधन के नियम पर आधारित है। तो पेवलॉव ने ये दिखाया कि जब हम किसी भी तटस्थ उद्दीपक यानी जो कोई उद्दीपक न्यूट्रल होता है, जब हम किसी तटस्थ उद्दीपक को
स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार उसको हम जो है उसके साथ दोहराते हैं, तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी व्यक्ति उसी तरीके की अनुक्रिया करता है जिस तरीके की अनुक्रिया वो स्वाभाविक अनुक्रिया के लिए करता था, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए करता था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेवलॉव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया जो कि कुत्ते पर था। उन्होंने क्या किया कि एक प्रयोगशाला में, एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला थी जिसमें कुत्ते को एक उपकरण के साथ उन्होंने क्या कर दिया था, बांध दिया था, और कुत्ते के सामने जो है वो भोजन दिया जाता था। क्योंकि कुत्ता भूखा था तो वो जैसे ही भोजन को देखता था वो लार को गिराना शुरू कर देता था। उसके बाद पेवलॉव ने क्या किया कि उन्होंने इसके प्रयोग में जब कुत्ते के सामने जो है वो भोजन देने से पहले करीब 0.4 या 0.5 सेकंड या 400 या 500 मिली सेकंड पहले भोजन देने से पहले वो एक क्या करते थे, घंटी, जिससे कि तटस्थ उद्दीपक कहा गया, उसको बजाना उन्होंने शुरू किया। और जब उसको इस प्रक्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया तो उन्होंने देखा कि जो कुत्ता है वो घंटी को देखते ही क्या हुआ, लार को गिराना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि कुत्ते को ये लगा कि घंटी जो कि एक उद्दीपक है, अगर ये उद्दीपक आएगा तो इसके साथ ही दूसरा उद्दीपक जो कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन था वो उसके साथ आएगा। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि जो पेवलॉव का सिद्धांत है वो उद्दीपक उद्दीपक नियम पर आधारित है, यानी एक उद्दीपक जो है वो दूसरे उद्दीपक के लिए संकेत का काम करता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये देखा कि अनुबंधन के सिद्धांत में कि जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब हम उसको बार बार दोहराते हैं तो तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी प्राणी जो है वो उसी तरीके की अनुक्रिया करता है जिस तरह की अनुक्रिया वो स्वाभाविक उद्दीपक के लिए करती है। तो अगर इस पूरे प्रयोग को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्लासिकल अनुबंधन के 4 अंगों के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहला है स्वाभाविक उद्दीपक, जिसको कि यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा गया। और स्वाभाविक उद्दीपक वो उद्दीपक होता है जो बिना किसी ट्रेनिंग के यानी बिना किसी प्रशिक्षण के ही व्यक्ति में को दिया जाता है। जैसे कि अगर उपयुक्त प्रयोग को देखें तो भोजन जो है यहाँ पर एक स्वाभाविक उद्दीपक है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर, जिसको कि अनकंडीशनड रिस्पांस कहा गया। तो यहाँ पर अनकंडीशनड रिस्पांस या स्वाभाविक अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती है जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा होती है। जैसे भोजन को देखते ही जब कुत्ते ने लार गिराना शुरू किया तो लार गिराने की जो प्रक्रिया थी वो स्वाभाविक अनुक्रिया की प्रक्रिया थी। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है अनुबंधित उद्दीपक, जिसको कि सीएस कहा गया, कंडीशन स्टिमुलस। और अनुबंधित उद्दीपक वो उद्दीपक होता है कि जहां पर कि हम उसको प्रशिक्षण देकर के जो हम उसको सिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर घंटी जो थी वो एक अनुबंधित उद्दीपक थी कि भोजन देने से पहले हमने घंटी को बजाया, तो घंटी यहाँ पर एक तरीके से अनुबंधित उद्दीपक का काम करती है। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण अंग है इस पेवलॉव के प्रयोग में वो है कंडीशन रिस्पॉन्स यानी अनुबंधित अनुक्रिया। तो अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक को देखकर क्या आती है कि जैसे ही घंटी को उन्होंने बजाया, क्योंकि घंटी और लार में साचर स्थापित हो चुका था, तो घंटी को देखते ही जो कुत्ता है वो उसने जो है वो लार का स्त्राव किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पेवलॉव जो थे उनके मुख्य जो अवधारणा ये थी कि जब हम किसी भी एक न्यूट्रल स्टिमुलस तटस्थ उद्दीपक को किसी भी स्वाभाविक स्टिमुलस जिसको कि अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा गया, अगर उसके साथ उसकी हम बार बार पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करने पर वही रिस्पॉन्स आएगा, जनरेट होगा जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए जनरेट हो रहा था। ठीक है, और जो टाइम रखा गया जो पेयरिंग करने का वो 0.4 सेकंड या 0.5 सेकंड या जिसको कि हम 400 मिली सेकंड और 500 मिली सेकंड में देखते हैं। अब प्रयोग के आधार पर जो पेवलॉव ने उन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला नियम अनुबंधन का था एक्विजिशन यानी सीखना, और इनमें इन्होंने 4 तरीके के अनुबंधन को देखा। पहला था साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग, यानी जिसमें हम साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, समकालिक है, यानी हम घंटी यानी अनुबंधित स्टिमुलस और अनुबंध और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ क्या कर देते हैं, दे देते हैं, यानी दोनों का देने का समय जो होता है वो एक ही होता है, यानी घंटी और भोजन को हमने एक साथ ही कुत्ते के सामने दे दिया। उसके बाद है हमारा ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अनुबंधित उद्दीपक होता है यानी जैसे कि घंटी, उसको पहले ही बजा दिया जाता है और थोड़ी देर बजाने के बाद उसको हटा दिया जाता है। तो जब क्योंकि उसको और उसके बाद भोजन दिया जाता है, तो क्योंकि
कुत्ता घंटी की आवाज पहले ही सुन चुका था, तो उसके संकेतों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, लार का स्त्राव कर देता है। तो इसको हमने कहा ट्रेस कंडीशनिंग। उसके बाद है डिलेड कंडीशनिंग। इसमें जो है अनुबंधित जो उद्दीपक है यानी घंटी है, उसको हम जो है वो पहले बजाते हैं, उसके बाद भोजन देते हैं। और कभी कभी घंटी तब तक बजती रहती है जब वो भोजन कर रहा होता है, यानी बहुत समय तक हम क्या करते हैं, घंटी को बजाते रहते हैं, यानी डिलेड है, इसको हम डिलेड कंडीशनिंग बोलते हैं। और लास्ट है हमारा बैकवर्ड अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन जिसको कहा जाता है। तो इसमें अभी तक हमने देखा कि अनुबंधित उद्दीपक को हम पहले दे रहे थे, लेकिन इस पश्चगामी अनुबंधन में हम क्या करते हैं कि जो स्वाभाविक हमारा जो वो होता है, उद्दीपक होता है, उसको हम पहले देते हैं, यानी भोजन को पहले देते हैं और बाद में हम घंटी को बजाते हैं। तो इसको कहा जाता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। उसके बाद जो दूसरा नियम था पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग में, वो था एक्सटेंशन यानी विलोपन। और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि अनुबंधित उद्दीपक को घंटी को बार बार बजाने के बाद भी अगर हम कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक ना दे यानी भोजन ना दे, और अगर हम ऐसी प्रक्रिया को बार बार करें, तो लार का जो स्त्राव होता है घंटी को देख करके वो विलोपित हो जाता है यानी एक्सटेंट हो जाता है। तो अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार करें कि घंटी हमने बजाया लेकिन बजाने के बाद भी हम उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, तो जो वो लार का स्त्राव करता था घंटी को देख करके, वो अब वो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इसको उन्होंने कहा एक्सटेंशन। उसके बाद है सामान्यकरण और विभेदन का सिद्धांत। तो सामान्यकरण में ये होता है कि व्यक्ति जो है, जो मूल अनुबंधित अनुक्रिया होती है, केवल उसी के लिए ही अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि उसी से संबंधित जितने भी उद्दीपक होते हैं उसके जो उसके जैसे समान रूप से दिखाई देते हैं, उनके लिए भी वो क्या करता है, उसी तरीके का रिस्पॉन्स करता है या अनुक्रिया कर देता है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम प्रयासों की संख्या को बढ़ा देते हैं, तो व्यक्ति जो है वो मूल अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक को अलग पहचान लेता है और उससे जो रिलेटेड जितने भी उद्दीपक होते हैं उनको अलग तरीके से उनके लिए रिस्पॉन्स करता है। तो इसको कहा जाता है विभेदन की प्रक्रिया, यानी वो दो स्टिमुलस के बीच में जो कि एक ही तरीके के हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, उनके बीच में जो है विभेदन करना वो सीख लेता है। तो इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन का नियम। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट नियम दिया वो था हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को उन्होंने जो उच्च स्तर की का अनुबंधन कहा। तो उच्च स्तर का अनुबंधन जो है, उन्होंने ये बताया कि कोई भी अनुबंधित उद्दीपक जो होता है, जैसे घंटी है, वो आगे जाकर के आगे के अनुबंधन के प्रयासों या प्रक्रियाओं में जो है वो एक तरीके से स्वाभाविक उद्दीपक का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसीलिए उसको उच्च स्तरीय अनुबंधन के कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि घंटी को हमने स्वाभाविक उद्दीपक ले लिया और अब हमने उसको रोशनी के साथ जब हमने उसको पेयर किया, तो यहाँ पे जो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया वो हमारी घंटी हो गई, और जो रोशनी हो गई वो हमारी क्या हो गई, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी तटस्थ उद्दीपक हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि जो अनुबंधित उद्दीपक होता है उसको आगे चल करके हम स्वाभाविक उद्दीपक की तरह क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसको कहा जाता है उच्च स्तरीय अनुबंधन की प्रक्रिया। तो इस तरीके से हमने पेवलॉव में देखा कि उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या वो पेवलॉव जो है वो बताना चाहते थे। और इसीलिए जो पेवलॉव में जो कुत्ता था उसको किसी भी तरीके से उस प्रयोगशाला में या में घूमने फिरने की जो है वो इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि वो एक उपकरण से बंधा रहता था। इसलिए वो जो भी उसमें रिस्पॉन्स किया, जो भी अनुक्रिया करता था, वो इनवॉलेंटरी था, अनैच्छिक था, क्योंकि वो किसी उद्दीपक के द्वारा प्रेरित होकर के उसने वो प्रक्रिया की, क्योंकि यहाँ पर भोजन जो था वो उसको प्रेरित कर रहा था इस तरीके की प्रक्रिया करने के लिए। तो ये था हमारा पेवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय थ्योरी है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जो जिसको कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी बोलते हैं। और इसके जो प्रतिपादक थे वो स्किनर थे, लेकिन स्किनर जो है वो थॉर्नडाइक जो थे उनके एक लॉ ऑफ इफेक्ट से ज्यादा प्रेरित थे, और उसी पर ही आधारित होकर के उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो है वो दिया था। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो है ये स्किनर में यहाँ पर जो है जो हमारा प्रयोगकर्ता होता है, जैसे कि इस कंडीशनिंग में चूहा था जो कि एक फ्री मुक्त वातावरण में वो घूमता फिरता था, और उस पे उसी एक इंस्ट्रूमेंट में एक लिवर बनी हुई थी। उस लिवर को वो क्या करता था, दबाता था, और जैसे ही वो दबाता था उस लिवर के नीचे एक फूड पैलेट लगी हुई थी, उस पे फूड जो है वो गिर जाता था। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है, जैसे कि हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, उनके अनुसार कि यहाँ जो भी व्यक्ति जो साचर्य जो बनता है
वो बनता है अनुक्रिया, और अनुक्रिया करने के बाद क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके बीच का जो साहचर्य होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में पढ़ते हैं। जबकि पेवलॉव में हमने देखा कि जो है स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में क्या साहचर्य होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो हम ये देखते हैं कि जो उद्दीपक जो भी अनुक्रिया है और अनुक्रिया करने के बाद उसको किस तरीके का कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, उसको किस तरीके का परिणाम मिलेगा, उस पर जो साहचर्य स्थापित हो जाता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, जिसके प्रतिपादक स्किनर थे। स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स जो है वो डेवलप किया था, जिसमें कि चूहे को छोड़ा गया और चूहे जो है उस पर एक लिवर लगी हुई थी उस बॉक्स में। लिवर को जैसे ही वो दबाता था तो उसके ट्रे में जो फूड की जो ट्रे हुआ करती थी उस पर फूड जो है वो गिर जाता था। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंटरी मूवमेंट करता था, अनैच्छिक रूप से, यहाँ पर ऐच्छिक रूप से करता है। और पेवलॉव में किसी उद्दीपक से प्रेरित होकर के कुत्ता जो है वो अनुक्रिया करता था, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी उद्दीपक से प्रेरित होकर नहीं करता है, बल्कि वो स्वतः जो है वो अनुक्रिया करना सीखता है। अब जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है यानी जो कॉन्सेप्ट है वो है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि अनुक्रिया और अनुक्रिया करने के बाद जो भी परिणाम यानी जो भी उसको पुनर्बलन दिया जाता है या उसको दंड दिया जाता है, इस पर आधारित होता है कि एसोसिएशन डेवलप होगा या नहीं होगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो है रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन का। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि पुनर्बलन क्या होता है और वो दंड यानी पनिशमेंट से किस तरीके से अंतर करता है। तो दो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक है पुनर्बलन और एक है हमारा पनिशमेंट यानी दंड। तो पुनर्बलन जो होता है वो अनुबंधन की प्रक्रिया को बहुत मजबूत कर देता है, जबकि जो दंड है वो ऐसी है जिसमें कि वो पुनर्बलन की प्रक्रिया को जो है वो थोड़ा कम कर देता है। तो सबसे पहले ये है कि पुनर्बलन जो है जो किसी भी अनुक्रिया को दोबारा करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो है वो बढ़ाता है, तो उसको हम पुनर्बलन कहते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने पुनर्बलन को दो तरीके से विभाजित किया है, एक है धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा है हमारा ऋणात्मक पुनर्बलन। तो धनात्मक पुनर्बलन क्या है कि जब व्यक्ति ने कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद जो है उसको कुछ पुरस्कार दिया गया, कुछ उसको पुनर्बलन दिया गया जो कि धनात्मक था, तो उसको उन्होंने धनात्मक पुनर्बलन कहा। कि जैसे कोई बच्चे ने कोई अपना होमवर्क कर लिया और होमवर्क करने के बाद उसको चॉकलेट मिल गई या उसको कोई खिलौना मिल गया, तो ये धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण हुआ। जबकि जो ऋणात्मक पुनर्बलन है वो व्यक्ति के प्रक्रिया करने की व्यवहार को दोहराता है, उस व्यवहार को करने से जिससे कि वो उस उद्दीपक से क्या हो, दूर हट जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम जो है किसी भी अगर व्यक्ति जो है अगर हम उसके जो लर्निंग में जो है अगर मान लीजिए कोई भी वो कार्य कर रहा है तो उसमें से कोई अनप्लेजेंट चीज उसकी हम रिमूव कर दें जिससे कि उसको तकलीफ हो रही है, तो उसको जो है हम ऋणात्मक अनुबंधन कहेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रोल ऑफ एनफोर्समेंट का क्या तात्पर्य है। तो अभी जो अगर आज के सत्र को हम वाइंड अप करें तो हमने ये देखा कि संवेदन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, और उसके बाद जो है वो प्रोटेक्शन की प्रक्रिया संवेदन से कैसे अलग है, और जो लर्निंग है यानी जो सीखना है उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तीसरे सत्र में जो है हम लर्निंग या सीखने की और धारणाओं के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ स्मृति क्या है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या है, और अभिप्रेरणा और इमोशन का यानी संवेग का क्या मतलब है। धन्यवाद।